दोस्तों, आज मैं एक भूतिया कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भूतिया कहानी। मोहन का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। मोहन के 3 बच्चे थे और तीनों बच्चे बड़े ही नटखट थे। बड़े बेटे का नाम रोहन, छोटे बेटे का नाम विनय और बेटी का नाम संगीता था। एक बार तीनों मिलकर खेल रहे थे। खेलते खेलते रात के लगभग 12 बज गए थे। संगीता किसी काम से छत पर गई, तभी उसकी नजर कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। संगीता उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। रोहन और विनय दोनों दौड़कर छत पर जाते हैं तो पाते हैं कि संगीता बेहोश पड़ी है। वो तुरंत अपने पापा को बुलाते हैं। उन्होंने पूछा, संगीता बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं बेहोश हो गई? संगीता सहमी हुई हालत में सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मोहन ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह संगीता को डांटते नहीं हैं और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देते हैं। एक दिन मोहन को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे रिक्शा भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विनय और रोहन दोनों आपस में बात करते हैं। विनय, तुम्हें क्या लगता है संगीता ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है। अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, उसने सच में कुछ देखा होगा। चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विनय बोला, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विनय के मना करने के बावजूद रोहन नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर संगीता को सरकटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। रोहन खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रोहन डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई थी, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ रोहन को खींचकर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रोहन चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मोहन काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रोहन की आवाज़ सुनाई देती है। ये क्या? ये तो रोहन की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर के देखना चाहिए। मोहन कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन रोहन कहीं नहीं दिखाई देता है। वह घर लौटकर आ जाता है और विनय से पूछता है कि रोहन कहाँ है? पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रोहन कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि संगीता जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मोहन कहता है, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें रोहन को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विनय वो जल लेकर आता है। मोहन और विनय कब्रिस्तान में जाते हैं। मोहन जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घिसटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मोहन कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। विनय बहुत डर जाता है। मोहन बोलता है, मुझे लगता है कि शरापित प्रेत आत्माओं ने रोहन को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मोहन उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। आखिरकार वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रोहन बेहोश पड़ा होता है। मोहन रोहन को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मोहन उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।